नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग के डिमांड पे ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन चलाया जा रहा है जो आपका इतिहास का है। ये मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है आधुनिक भारत का है। यानी देखा जाए तो आपको पता ही होगा बिहार SIPT में आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जाता है। आपका देखा जाए बिहार SIPT में तो 20 से 22 प्रश्न आपका कम से कम 100 क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो मैं शुरू से ही आपका आधुनिक भारत स्टार्ट किया हूँ, इसको मैं जल्द ही कोशिश करूँगा ख़त्म करने के लिए। तो डेली एक या फिर 2 टॉपिक में कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छा खासा रिवीजन कर पाएंगे। सभी को पता ही होना चाहिए कि इस आपका देखा जाए घटना चक्र में तो आपका पूरा PCS लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप इसको लगा लेते हैं तो रियली बता रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर लीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन है वो बिना रुकावट डेली बेस पे मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न कहता है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठन थी? तो इस प्रकार से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। पढ़ते हैं क्या 1 और 2 में दिया गया है। कहता है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। दूसरा कहता है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा, यानी बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये जो प्रेफरेंस किया जाता है आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष नियातों, यानी देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरहीज दिया जाना, यानी देखा जाए तो तीसरे का आंसर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। समझिएगा कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस मरारी, जागीरदारी और गुलाम यानी माल गुलारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया जाता था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। आंसर आपका 5वें का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? स्थायी बंदोबस्त तो देखा जाए तो स्थायी बंदोबस्त पूछा गया है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। जमींदारों से ये संबंधित था। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर हो जाएगा। आप इसको पूरा लगाइएगा कम से कम 2 से 4 बार, ताकि जो चीज़ें प्रश्न यानी देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये देखा जाए तो आपका जमींदारों के साथ में किया गया था स्थायी बंदोबस्त। 7वें का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप इसको नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो ये जो लागू किया गया था याद रखेंगे 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़ कर देखा जाता है।
तो इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण 11 का देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए यहाँ पे जारी नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से आंसर आपका 11 का देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका कारण याद रखेंगे सभी लोग, सी हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी 12 का आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू किया गया था, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए डैश बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब यानी अधिनियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर याद रखेंगे 1885 हो जाएगा। आंसर आपका 13 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये देखिए 56 और 59वीं बीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उसको रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए प्रारंभ किए जाने से संबंध रखते हैं या फिर संबंध था? तो इसका आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा 2 और 3, यानी अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा और तीसरा आपका है टॉमस मुनरो। थोड़ा सा समझिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजी द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई थी, एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध है किससे? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। 15 का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था किसके लिए? तो ये आपका 14 में पूछा गया है यूपीपीसीएस। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सी और डी हो जाएगा, यानी पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। इस प्रकार से 16 का आंसर आपका सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो इसका आंसर याद रखेंगे मुनरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनरो। याद रखिएगा, मुनरो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसके द्वारा? तो ये किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। 18 का आंसर देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है। तो उत्तर आपका देखा जाए तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा। 19 का आंसर देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये 3 एग्जाम में प्रश्न लगातार पूछा गया है, 93, 2001 और 2011 में। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ में? तो ये जो आरंभ किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। आंसर आपका देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 1 और 2 और 3 हो जाएगा। यानी किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इस प्रकार से 21 का आंसर देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि नीचे दो दिए गए कथन है जिसमें ए बी कथन दिया गया है, ए और दिया गया है, तो इसको आप बताइए, इसको पढ़िए, फिर आप इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। 23 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या करता है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से। कथन ए कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू किया था। कारण आर कहता है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्ताक्षरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था 1900 में। कब? 1900 में। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। 1839 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1829 में हुआ था। कहाँ पे? तो असम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए मिलान करिए और इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। तो इसका आंसर सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। इसका आंसर बताइए। तो जजमानी जो है उत्तर भारत आपका चला जाएगा, और बाराबुलुर जो है आपका महाराष्ट्र चला जाएगा, और मिरासी जो है आपका चला जाएगा तमिलनाडु, और अडाडे जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय संपदा एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करके बताइए। तो अधिकथन ए कहता है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलित अनुकूल था। कथन आर कहता है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30 का, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या फिर थे। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, डी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी दादा भाई नौरोजी जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। तीसरा आपका आरसी दत्त दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि 1870 ईस्वी से 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे था, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और ICS आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। बताइए, द्रेन थ्योरी। तो इसका सही आंसर 32 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत के आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, दादा भाई नौरोजी के। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। IAS प्री 1996 में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सभी को पता है कि ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा कि दादा भाई नौरोजी 1825 से लेकर के 1917 ईस्वी तक ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, उदारवादी दल हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश शासन के साथ अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अणु औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। तो आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी किसकी? तो इसको आप अच्छे से बताइए 37 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए 37 का, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल 1। यानी केवल 1 में दिया गया है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आंसर आपको 37 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में कि दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाली यानी लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसकी आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने लगभग वालों बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बन रहे थे। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लिएगा, कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सिंचाई व्यवस्था पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताइए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पे इसका मिलान यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 3 हो जाएगा। देखते हैं 2 और 3 देखा जाए तो इसमें आपका बेनियाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार देखा जाए तो राज्य का नामिक राजस्व दाता। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। यानी 41 का आंसर देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यवस्था नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, उसके हिसाब से आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका यहीं पर सेट समाप्त होता है। कल का जो आपका टॉपिक होने वाला है 1857 का क्रांति आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति, इसको आप अच्छे से देखिएगा। और जो आपका क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।